बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक दिन मेरा शोहर एक जवान और माजूर लड़की को घर ले आया और कहने लगा कि ये मेरी सालों पहले खोई हुई बहन है और आज मुझे रोड पर ऐसी हालत में मिली है। फिर मेरा शोहर कहने लगा कि मैं अब अपनी बहन का ख्याल रखा करूंगा, इसलिए घर को चलाने के लिए तुम कुछ दिन कहीं नौकरी कर लो। शोहर की ये बात मानकर मैं एक घर में मुलाजमा की नौकरी करने लगी। लेकिन जब मैं शाम को घर आती तो सारे कमरे का सामान बिखरा हुआ होता और वो माजूर लड़की आंसू बहा बहा कर रो रही होती। मेरे पूछने पर शोहर मुझे कहता कि घर में एक बिल्ली घुस आई थी, जिसकी वजह से ये डर गई है। एक दिन मैं जल्दी घर आ गई और जैसे ही अंदर कदम रखा, मेरी तो रूह फना हो गई, क्योंकि मेरा शोहर तो, मैं वो लड़की हूं जिसे आप बदनसीब या बेवकूफ़ भी समझ लें तो कुछ गलत नहीं होगा। मैं जब अपने माँ बाप के घर पैदा हुई तो होश संभालते ही गुर्बत का चेहरा देखा था। मेरे अब्बा मेहनत मजदूरी करते थे, मगर इतनी ज्यादा महंगाई में अगर एक कमाने वाला और ज्यादा खाने वाले हों तो गुजारा करना सिर्फ मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। मुझे शुरू से ही किताबें पढ़ने का बेहद शौक था, इसलिए जैसे ही बड़ी हुई तो अपनी हम उम्र लड़कियों को स्कूल जाता देखकर मेरा दिल भी करता कि मैं भी स्कूल जाया करूं। लेकिन मैं जब भी अम्मा से इस बारे बात करती तो वो उल्टा मुझे ही डांटती और कहती कि ए मनहूस लड़की, एक तो हमारे घर पहली औलाद तुम यानी बेटी पैदा हो गई। अगर बेटा पैदा होता तो वो अपने बाप का किसी काम काज में हाथ बटाता, इसका सहारा बनता और बुढ़ापे में हमें थोड़ा बहुत सुकून तो मिल जाता। मेरी अम्मा कभी कभी तो मुझे मारती भी थी और कहती थी कि घर का चूल्हा इतनी मुश्किल से जलता है और तुझे अपनी फरमाइशों की पड़ी है। अम्मा का ऐसा रवैया देखकर मैं रोती आंसू बहाती अपने कमरे में आ जाती और सोचने लगती कि मैंने कौन सा कोई चीज मांग ली जो अम्मा मुझे इतना मारती है। बस मैं तो अम्मा से यही कहती थी कि मुझे स्कूल में दाखिल करवा दे, चलो और कुछ नहीं तो मुझे अपना नाम तो लिखना आ जाए। मेरे अब्बा अम्मा से डिफरेंट थे, वो मुझसे बहुत प्यार करते थे और अम्मा से कहते कि मेरी बेटी घर में रहमत है, इस तरह से इसे ताने मत दिया करो। अब्बा ने मुझे गांव के स्कूल में दाखिल करवा दिया और मैं पड़ोस वाली खाला कोसर की बेटी के साथ स्कूल जाने लगी। गांव का स्कूल 8वीं क्लास तक था। मैंने मिडिल तक तालीम मुकम्मल की तो मुझे किसी ने आगे शहर के स्कूल में दाखिल ना करवाया और फिर अम्मा ने मुझे घर के कामों में लगा दिया। वक्त गुजरने के साथ मेरी जवानी को पार लगने लगे और मेरा हुस्न लोगों को जलाने लगा। जो मुझे देखता बस मेरे हुस्न को देखकर उसकी राल टपकने लगती। एक दिन मेरे लिए एक रिश्ता आया तो अम्मा और अब्बा ने मेरी शादी के दिन रख दिए और वो दिन भी आ गया जब मैं हुस्न की मलका किसी मर्द की शरीके हयात बनने जा रही थी। बाहर अचानक शोर गूंजा कि बारात आ गई, बारात आ गई। बारात को खाना खिलाया गया और निकाह होने के बाद मैं रुखसत होकर ससुराल आ गई। मैं नई नवेली दुल्हन थी और मेरी शादी को अभी एक महीना ही गुजरा था और मैं सज धज कर अपने शोहर के ऑफिस से वापस आने का इंतजार कर रही थी। मौसम बहुत ही खूबसूरत था और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने शोहर सफियान से कहूंगी कि आज वो मुझे कहीं बाहर घुमाने के लिए ले जाए। मैं बैठी उनका इंतजार ही कर रही थी कि जब दरवाजे की घंटी बजी। सफियान के पास दरवाजे की चाबी हुआ करती थी, फिर ये इस वक्त कौन आ गया था। इसी सोच के साथ जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि मेरा शोहर सफियान एक जवान लड़की को सहारा दिए खड़ा था और मुझे ऐसे लगा था जैसे वो लड़की माजूर हो, क्योंकि वो अपने पांव पर खड़ी नहीं हो पा रही थी। मैंने जल्दी से उन्हें अंदर आने का रास्ता दिया। मेरा शोहर उस लड़की को सहारे से घर में लाया और अंदर बिस्तर पे लटा दिया। सफियान की ऐसी हालत देखकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैं परेशानी से उनसे पूछने लगी कि क्या हुआ है। सफियान दर्द से कराहते हुए बोले कि तुम फिक्र न करो, अन्ना मुझे कुछ नहीं हुआ। सफियान ने बताया कि ऑफिस से वापस आते हुए रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ पड़ा था। मैं वहां देखने के लिए रुका। फिर जैसे ही मेरी नजर इस लड़की पर पड़ी तो ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले से किसी ने जमीन निकाल दी हो, क्योंकि वो लड़की मेरी सालों पहले खो जाने वाली बहन थी जिसे मैं घर लाया हूँ। इसका नाम शहजादी है।
बूंदाबांदी की वजह से रोड पर बहुत ही ज्यादा फिसलन थी और शहजादी अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी। सफियान साथ में कुछ दवाई और फ्रूट भी लाया था। मैं सफियान के साथ लगकर बैठ गई। सफियान के घर वालों का ताल्लुक गांव से था और ये शहर नौकरी के सिलसिले में आए थे। एक रिश्ते वाली के जरिए मेरा और इनका रिश्ता हुआ था। इनकी नौकरी बहुत अच्छी थी और मेरे ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे, इसलिए मेरे माँ बाप ने खुशी खुशी मेरी शादी इनसे कर दी। सफियान की खुश इखलाकी ने मेरे माँ बाप का दिल फौरन जीत लिया था और मैं भी इनके इखलाक से बहुत मुतासर हो गई थी। शादी के बाद का एक महीना सफियान ने मुझे सर आंखों पर बिठा कर रखा था, लेकिन अपनी खोई हुई बहन शहजादी के इस हालत में मिलने से वो परेशान और मजबूर थे और नौकरी पर नहीं जा सकते थे। शहजादी को घर में आए हुए 2 दिन गुजर चुके थे, मगर वो सारा सारा दिन इसी फिक्र में डूबे रहते कि घर का खर्चा किस तरह पूरा होगा। मैंने सफियान को तसल्ली दी थी कि मैं इनके बुरे वक्त की साथी बनूंगी और इनका सहारा बनकर दिखाऊंगी। सफियान मेरी बात सुनकर आबदीदा हो गए और कहने लगे कि वो तो मुझे सारी जिंदगी पलकों पर बिठाए रखना चाहते थे, लेकिन हालात ने उन्हें इस कदर मजबूर कर दिया है कि उन्हें मुझसे काम करवाना होगा, क्योंकि उन्होंने बहन के एक्सीडेंट का सदमा इस कदर अपने दिमाग पर सवार किया हुआ था कि हर वक्त परेशान रहने लगा था और ना ही ऑफिस काम पे जाता। मुझे कहता, अनम मैं अपनी बहन का खुद ख्याल रखना चाहता हूँ, इसलिए कुछ दिन तुम नौकरी कर लो। मैंने अपने शोहर से कहा कि मुझे किसी नौकरी का तजर्बा तो नहीं है, लेकिन मैं नौकरी ढूंढ लूंगी। वो कहने लगे कि तुम्हें नौकरी ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने बॉस से बात करता हूँ, वो खुद ही तुम्हें नौकरी दे देंगे। फिर उन्होंने अपने बॉस से बात करने के बाद मुझे बताया कि उनके बॉस को अपने घर की देखभाल के लिए एक भरोसामंद औरत की ज़रूरत है। वो अकेले रहते हैं और चाहते हैं कि कोई जिम्मेदार औरत उनका पूरा घर संभाल ले। सफियान की बात सुनकर मैं खुश हो गई, क्योंकि ये तो मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। अलबत्ता अगर मुझे ऑफिस में कोई नौकरी मिलती तो ऐसी नौकरी करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली थी और मेरी तालीम भी ज्यादा नहीं थी। अगले ही दिन मैं सुबह सवेरे जल्दी उठ गई। मैंने पहले अपने घर के काम को खत्म किया और सफाई करने के साथ साथ खाना भी बना दिया और फिर सफियान के बताए हुए पते पर निकल पड़ी। रिक्शे वाले ने बहुत आसानी से मुझे मतलूबा पते पर पहुंचा दिया था। ये एक बहुत बड़ा सा बंगला था। चौकीदार ने मेरा नाम पूछते ही मुझे अंदर जाने की इजाजत दे दी थी। शायद उसे पहले ही मेरे आने की इतला थी। सफियान के बॉस मेरे इंतजार में बैठे हुए थे। वो मुझसे बहुत अच्छे इखलाक से मिले और मुझे बताया कि मुझे सिर्फ देखभाल करनी है, क्योंकि काम के लिए और भी नौकर मौजूद हैं। वो मुझे काम बताकर अपने कमरे में चले गए। मेरे लिए यहाँ कोई खास काम नहीं था और मैं खुश थी, क्योंकि मैं इस तरह सफियान का साथ दे सकती थी। मुझे बॉस के बंगले में किसी भी चीज पर कोई रोक टोक नहीं थी। वो ज्यादातर अपने घर में ही कंप्यूटर के जरिए दफ्तर के कामकाज करते थे। मुझे काम करते हुए वहां आज तीसरा ही दिन था, लेकिन न जाने क्या बात थी कि बॉस के घर जाते ही मुझे खुद ब खुद नींद आने लगी थी। मैं सबसे पहले जाते ही बॉस के लिए चाय तैयार करके उनके कमरे में ले जाती थी। पहले ही दिन बॉस ने कह दिया था कि तुम अपनी चाय भी मेरे साथ ही लाया करो और हम साथ बैठकर पियेंगे। मैं दिन के कामकाज की तफसीलात भी तुम्हें बता दिया करूंगा। इसलिए मैं हर रोज जाते ही बॉस के साथ पहले एक कप चाय पीती और उसके बाद मुझे नींद आने लग जाती। पता नहीं बॉस के घर में खामोशी और सन्नाटे की वजह से मुझे अच्छी नींद आती थी, या फिर ये शायद एसी की ठंडक का असर था। एक दिन वो कहने लगे कि अगर आपको नींद आती है तो आप बराबर वाले कमरे में सो जाया करें और उठने के बाद अपने काम कर लिया करें। ये सुनकर मैं खुश हो गई, क्योंकि मेरे लिए जबरदस्ती जागना मुहाल था। और फिर मैं अक्सर ये चाय पीने के बाद बॉस के बराबर वाले कमरे में जाकर सो जाती थी। मुझे ऐसी गहरी नींद आती कि मैं आधा आधा दिन सोई पड़ी रहती और बाकी का आधा दिन भाग भाग कर काम निपटाती। यूं मुझे घर वापस जाकर बहुत ज्यादा काम करना पड़ता था और मैं आने से पहले भी घर के कामकाज निपटा कर आती थी। सारा दिन मुझे सफियान और शहजादी की भी फिक्र सताती रहती थी, क्योंकि शहजादी दोनों टांगों से माजूर हो चुकी थी और भरी जवानी में उसको दाग लग गया था। सफियान के बॉस बहुत ही अच्छे थे और वो मेरा पूरी तरह ख्याल रखते थे। उनके घर मुझे किसी किस्म की भी कोई रोक टोक नहीं थी। मैं अपनी मर्जी से काम करती और खा पी सकती थी।
काम से छुट्टी के वक्त बॉस मेरे हाथ में कुछ नोट पकड़ाकर कहते कि जाते जाते घर के लिए कुछ फ्रूट भी ले जाना। लेकिन जब मैं घर वापस आती तो घर का हाल देखकर परेशान हो जाती। सारा बावर्ची खाना बिखरा पड़ा होता और घर की हालत भी बहुत खराब होती। मेरी माजूर नंद यानी कि शहजादी रो रही होती थी। मैं जब भी सफियान से इस बारे में पूछती तो वो कहते कि बिल्ली आई थी और उसने सब कुछ उल्ट पुल्ट कर दिया, और कहता था कि मैं बाहर बाजार था तो शहजादी उठ तो सकती नहीं थी, इसलिए बिल्ली बहुत आराम से घर की बर्बादी करती है। लेकिन सफियान की बात सुनकर मैं परेशान हो जाती, क्योंकि मैं घर की सारी खिड़कियां दरवाजे बंद करके जाती थी। लेकिन फिर न जाने बिल्ली किस रास्ते से रोज ही घर में दाखिल हो जाती थी और मेरी सुबह वाली सारी मेहनत पर पानी फेर जाती थी। एक बात मुझे परेशान कर रही थी, वो था शहजादी का घुट घुट कर रोना। इस वाक़े को 10 दिन गुजर चुके थे और मैं घर के साथ साथ नौकरी भी कर रही थी। मेरे माँ बाप का घर मेरे घर से बहुत ज्यादा दूर था, इसलिए कभी कभी मेरा उनसे फोन पर राब्ता हो जाया करता था। और यूं भी मैं बहुत ज्यादा मसरूफ हो चुकी थी। मेरे माँ बाप एक दफा आकर सफियान की बहन से मिलकर चले गए थे। सफियान ने मुझे उन्हें अपनी नौकरी के मुतल्लिक कुछ भी बताने से मना किया था। वो कह रहे थे कि अगर मेरे वालिदैन को पता चलेगा कि मैं नौकरी कर रही हूँ तो सफियान को उनके सामने शर्मिंदगी महसूस होगी। मैंने उनको समझाया कि मेरे माँ बाप ऐसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो कहने लगे कि अभी हमारी शादी का महीना ही गुजरा है और तुम्हारे माँ बाप क्या सोचेंगे कि मैंने उनकी बेटी को नौकरी पर लगा दिया है। मुझे तुम्हारे माँ बाप के सामने बहुत ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। ये सुनकर मैंने सफियान से वादा कर लिया था कि मैं अपने माँ बाप को अपनी नौकरी के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी। और वैसे भी शहजादी की तबीयत ठीक हो जाने के बाद मुझे कौन सा नौकरी करनी थी। अभी तो मैंने हालात से मजबूर होकर ये कदम उठाया था। मैं बहुत ज्यादा थकी हुई रहने लगी थी और हर वक्त मेरे जिस्म में दर्द होने लगता। मुझे अब इस बात का एहसास हो रहा था कि घर के साथ साथ नौकरी करना कोई आसान काम नहीं है, और इसलिए औरत को बहुत ही हिम्मत चाहिए होती है। घर आने के बाद भी मुझे सफियान के बहुत सारे काम करने पड़ते थे और सब कामों से फारिग होकर सोते सोते रात देर हो जाती थी। अगली सुबह फिर मैं किसी मशीन की तरह कामों में लग जाती। शहजादी के पांव पर 4 हफ्तों के लिए प्लास्टर बना हुआ था और अभी 2 हफ्ते ही गुजरे थे और मैं पूरी तरह थक चुकी थी। जब भी काम से थकी घर आती तो सफियान मेरा हाथ थाम कर कहती कि मेरी वजह से तुम्हें बहुत सी तकलीफें उठानी पड़ रही हैं और मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। सफियान की बात सुनकर मैं मुस्कुरा देती और दिल ही दिल में मुझे इस बात की खुशी महसूस होती कि मेरा शोहर मेरी कितनी परवाह करता है। मैं रात का खाना सफियान के साथ ही खाती थी और सफियान मुझे खुद अपने हाथों से खाना खिलाते थे। मुझे इस बात पर बहुत हैरत होती कि सफियान के घर वालों ने एक दफा भी पलटकर सफियान की खैरियत दरियाफत नहीं की थी। वो हमारी शादी में बस 2 ही दिन के लिए शहर आए थे। कभी कभी मुझे सफियान की हालत पर बहुत अफसोस होता था। शहजादी तो उनकी बेटी थी और सफियान ने उन्हें बताया तो होगा कि उसकी बिछड़ी हुई बहन उसको मिल गई है। वो इतने सख्त दिल थे, एक बार भी अपनी बिछड़ी बेटी को मिलने न आए। मेरे शोहर बाकायदगी से उन्हें पैसे भेजा करते थे, लेकिन उन लोगों ने कभी इनका एहसास न किया। वो कई सालों से अकेले शहर में जिंदगी गुजार रहे थे और हमारी शादी की रात सफिया ने मेरा हाथ पकड़कर कहा था कि बहुत सालों के बाद मुझे किसी का साथ नसीब हुआ है। उस वक्त मैं इनकी बात का मतलब नहीं समझ सकी थी, लेकिन अब मुझे पता चला था कि सफियान की जिंदगी में कोई भी नहीं था जो इनकी तकलीफों में इनका सहारा बनता। और मैंने अपने आप से वादा कर लिया था कि मैं भी इन्हें अकेलेपन का एहसास नहीं होने दूंगी। एक दिन सुबह घर से काम के लिए निकलते वक्त मैंने हमेशा की तरह सब काम किए और बहुत अच्छी तरह से सारी खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए और पूरी तरह चेक कर लिया कि कहीं भी बिल्ली के आने का कोई रास्ता तो नहीं था। मुझे वापस आकर इतनी गंदगी को साफ करने में 2 घंटे लग जाया करते थे, इसलिए मैं पूरी तरह बंदोबस्त करके अपने काम के लिए निकल पड़ी। शाम को मैं वापस आई तो ये देखकर मेरी आंखें हैरत से फट गईं, क्योंकि रोज की तरह आज भी घर पूरी तरह बिखरा हुआ था और शहजादी रो रही थी और उसके कपड़ों पे गंद लगा हुआ था। मैंने शहजादी से बात करने की कोशिश की, मगर शहजादी ने कोई जवाब न दिया। मैंने सफियान से कोई सवाल न किया, क्योंकि वो हमेशा की तरह यही कहते कि मैं तो बाजार गया था।
पीछे से बिल्ली आई, उसने सब सत्यानाश किया। मुझे क्या मालूम। अगले दिन मैं काम पर गई तो सारा वक्त मेरा ध्यान घर की तरफ ही लगा रहा। मैं बॉस के साथ चाय भी नहीं पी सकी। और आधे दिन के बाद जब बॉस दफ्तर चले गए तो मैं चौकीदार को इतला करके अपने घर वापस लौट आई। मेरे पास घर की चाबी हुआ करती थी, इसलिए मैं घर पहुंचकर खुद ही दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। जैसे ही मैं अपनी घर के दरवाजे पर पहुंची तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मेरा शोहर अपनी मासूर बहन के साथ ऐसी हरकत कर रहा था जिसके बारे में सोच भी नहीं सकती थी। कमरे में बहुत ही ऊंची आवाज में गाने चल रहे थे और वो अपने दो दोस्तों के साथ साथ मजे से एंजॉय कर रहा था। और जिस बात ने मुझे हैरान कर रखा था वो ये थी कि शहजादी अपने दोनों पैरों पर खड़ी आराम से चल फिर रही थी। मेरे सामने तो वो सारा सारा वक्त बिस्तर पर पड़ी रहती थी और सफियान के सहारे से खड़ी होती थी, लेकिन उस वक्त उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं थी। उसके दोस्त कह रहे थे कि सफियान तेरी बीवी के आने का वक्त होने वाला है, अब हम दोनों चलते हैं। वो बेचारी आकर फिर सारे घर की सफाई करेगी। सफियान के दोस्त पसीने से शराबूर अपनी अपनी शर्ट पहन रहे थे और शहजादी एक तरफ बेड पर लेटी हुई थी। सफियान के दोस्त साथ साथ कह रहे थे, तुझे बहुत ही बोली बाली बीवी मिल गई है जिसे तू अपनी चालाकी से पूरी तरह पागल बना चुका है। सफियान कहने लगा कि अनम खुद ही पागल बनने को तैयार है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। मोहब्बत के दो जुमले सुनकर वो ऐसे पागल हो जाती है कि मैं हैरान रह जाता हूँ। जिस वक्त अनम मेरी जिंदगी में शामिल हुई उस वक्त मैं खुद हालात से बहुत तंग आ चुका था और मुझ पर मेरे बॉस का कई हजारों का कर्जा चढ़ चुका था। पहले मैंने सोचा था कि अनम से शादी करने के बाद मैं उसके माँ बाप से वक्तन फवक्तन पैसे हासिल करके बॉस का कर्जा उतार दूंगा। लेकिन फिर जब बॉस मेरी शादी पर आए तो उनका दिल खुद ही अनम पर आ गया। और जब शादी के बाद अगले दिन मैं ऑफिस गया तो वो कहने लगे कि अगर मैंने उनका कर्जा ना लुटाया तो वो मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। मैंने बॉस से कहा कि अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन जल्द ही मैं अपने ससुराल वालों से पैसे लेकर उन्हें वापस कर दूंगा। तब बॉस ने मेरे सामने एक आसान सा रास्ता रखा कि अगर मैं अनम को उनके हवाले कर दूंगा तो वो मेरा सारा कर्जा माफ कर देंगे। वो अनम के साथ महज वक्त गुजारी करना चाहते थे और शहजादी को भी मैंने अपनी जिंदगी में इस मकसद के तहत शामिल किया था, क्योंकि अनम के वालिद बहुत ही पैसे वाले थे। इसलिए मैंने बॉस की बात मान ली और यूं मैं इस मजबूर लड़की को बाजारे हुसन से उठा लाया और अनम के सामने इसे माजूर पेश किया और इसे कहा, यह मेरी सालों पहले बिछड़ी हुई बहन है। मुझे ये भी मालूम था कि अनम मेरे प्यार में उल्लू है, जैसा कहूंगा और जो फिल्म चलाऊंगा वो यकीन करेगी। अनम को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वो बॉस के घर नौकरी कर लेगी। मैं वैसे भी अब मजीद नौकरी नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने अनम को पूरी तरह इस्तेमाल किया और बॉस से कहा कि वो हमारे घर का खर्चा भी उठाएगा और मेरा कर्जा भी माफ कर देगा। बॉस तो अनम की खूबसूरती पर पूरी तरह मर मिट गया था, इसलिए वो फौरन ही मान गया। अब मेरी बीवी सारा दिन उसके घर होती है और वो अपनी मर्जी से जब चाहे नींद की दवा देकर उसे इस्तेमाल कर लेता है। उसने मेरा सारा कर्जा भी माफ कर दिया और मेरे घर का खर्चा भी उठा रहा है और मैं मजे से अय्याशी कर रहा हूँ। वो अनम के जरिए अपनी हवस पूरी कर रहा है और मैं अनम की गैर मौजूदगी में शहजादी के जरिए अपनी प्यास बुझा रहा हूँ। सफियान के मुंह से निकलने वाले लफ्जों ने मुझे कैसे जहन्नम में धकेल दिया। मेरा शोहर जिसे मैं अपना मुहाफिज समझती थी वो अपनी अयाशी की खातर मेरा सौदा कर चुका था और मेरी पीठ पीछे वो दूसरी औरतों से ताल्लुक बना रहा था। सफियान का दोस्त कहने लगा कि ये सब ज्यादा दिन तो नहीं चल सकता, क्योंकि शहजादी का सच कभी न कभी तो अनम को पता चलना ही है कि वो तेरी बहन नहीं है, ना ही मजूर है, बल्कि एक बाजारी लड़की है। और उस वक्त अनम तेरे बॉस के घर का काम छोड़ देगी, फिर तुझे वापस नौकरी ही करनी पड़ेगी। सफियान ने एक जोरदार कहका लगाया और अपने दोस्त से कहने लगा कि तेरे दोस्त ने कच्ची गोलियां नहीं खेली। मैंने अपने बॉस से कह दिया है कि वो कुछ दिनों में अनम के साथ अपनी कुछ नाजेबा तस्वीर बना ले और उसके जरिए अनम को बाद में इस तरह ब्लैकमेल करें कि वो सारी जिंदगी उनकी नौकरी करने पर मजबूर हो जाए। मैं जानता हूँ कि अनम मुझसे बहुत मोहब्बत करती है और वो ये कभी बात मुझे नहीं बताएगी कि मेरा बॉस उसे ब्लैकमेल करके इस्तेमाल कर रहा है।
वो सारी जिंदगी मेरे बॉस की गुलामी को कबूल कर लेगी और मैं दोबारा कभी नौकरी नहीं करूंगा। मेरा बॉस अनम के बदले मेरे अकाउंट में इतने पैसे भिजवा देता है कि मैं उन पैसों से मजे से अय्याशी कर सकता हूँ और अनम जैसी कई लड़कियों को अपने बिस्तर की जीनत बना सकता हूँ। मैं एक अनम के बदले कई अनम खरीद सकता हूँ। सफियान की बात सुनकर उसके दोनों दोस्त हंसने लगे थे और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे कदमों तले से जमीन खींच ली हो। उसका दोस्त कह रहा था कि चल हम भी तेरे साथ मजे कर रहे हैं। वो तीनों म्यूजिक की आवाज पर फिर रक्स करने लगे थे और उस लड़की पे टूट पड़े और मेरे लिए अपने कदमों पर खड़ा रहना मुश्किल हो गया था। मेरा शोहर मुझे इतना बड़ा धोखा दे रहा था और मैं उसकी मोहब्बत में इस तरह अंधी हो चुकी थी कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और अब मुझे समझ आ रहा था कि बॉस के घर चाय पीते ही मुझे नींद क्यों आने लग जाया करती थी और बॉस मुझ पर क्यों इतने मेहरबान थे। वो तो मेरी नींद का फायदा उठाकर मेरे साथ न जाने क्या कुछ कर चुके थे। मेरे शोहर ने अपनी आसाइशों के लिए मुझे बट्टी में झोंक दिया और एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं इसके निकाह में आई हुई औरत हूँ जिसकी इज्जत की हिफाजत इसकी जिम्मेदारी है। मेरा शोहर मेरा लिबास था और मैं आज खुद को बरहना महसूस कर रही थी। मुझ पर जो क्यामत गुजरनी थी गुजर चुकी थी। मैंने खुद को मजबूत किया और सीधे कमरे में घुस गई। मुझे देखकर सफियान की आंखें खुली रह गईं। शायद उसके गुमान में भी ना था कि मैं इस वक्त घर लौट आऊंगी। मैंने सीधे सफियान के चेहरे पर एक सनाटेदार थप्पड़ मारा। मैं खुद को रो धोकर कमजोर साबित नहीं करना चाहती थी। मैंने सफियान के दोस्तों से कहा कि वो अभी और इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाएं, क्योंकि मैं पुलिस को इतला कर चुकी हूँ और इस लड़की के और मेरे साथ ज्यादती करने के इल्जाम में इन दोनों को भी गिरफ्तार कर सकती हूँ। मेरी बात सुनते ही उन दोनों के होश उड़ गए और वो दोनों फौरन ही भाग गए। अब सफियान की आंखों में आंखें डालकर झूठ कहा कि मैं उसकी हकीकत पहले से जान गई थी और इसीलिए मैंने इसके खिलाफ तमाम सबूत जमा कर लिए हैं और थोड़ी ही देर में जब पुलिस यहाँ आएगी तो मैं उन तमाम सबूतों के साथ सफियान को भी गिरफ्तार करवा दूंगी। मेरी बात सुनते ही सफियान मेरे कदमों पर गिर पड़ा और कहने लगा कि मैं इसे माफ कर दूं। वो अपने बॉस के कर्जे से बहुत ही परेशान था और जब उसके बॉस ने कर्जा माफ करने के लिए उसे ये रास्ता दिखाया तो वो बिना सोचे समझे इस रास्ते पर चल पड़ा। मैंने सफियान को एक और जोरदार थप्पड़ मारा और उसे पूछा कि अगर उसका बॉस उससे उसकी जान मांगता तो क्या वो देता। मेरा सवाल सुनकर सफियान खामोश हो गया। मैंने गुस्से में सफियान से कहा कि वो किसी भी सूरत अपनी जान नहीं देता तो फिर मेरी इज्जत कैसे दे सकता था। मैंने सफियान से उसी वक्त तलाक का मुतालबा किया और उससे तलाक हासिल करके खुद को ऐसे नामर्द से अलहदा कर लिया जो अपनी बीवी को बेचकर अपनी जिंदगी को पुरअसाइश बनाना चाहता था। मैंने सफियान के बॉस को मैसेज किया कि वो सफियान से अपना कर्जा खुद वसूल करे। मैं इस कर्ज की किस्त नहीं बन सकती। जो कुछ सफियान के बॉस ने मेरे साथ किया था उसके लिए मैं उन्हें माफ कर चुकी थी, क्योंकि अगर मेरा शोहर ही मुझे उनके घर में ना बेचता तो वो कभी ऐसा ना करता। अपने नजदीक ज्यादा कसूर मेरे शोहर का था। मैं उससे तलाक लेकर उसे छोड़कर उसके घर से निकल आई। मैंने सफियान से झूठ कहा था। मैंने पुलिस को नहीं बुलाया था। मैं तो बस सफियान के सामने खुद को कमजोर साबित नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैंने उसे अपने पैरों पर गिरने पर मजबूर कर दिया। मैं लौटकर अपने घर वापस जा रही थी और सारा रास्ता यही सोच रही थी कि कभी कभी हम ऐसे लोगों से रिश्ता जोड़ लेते हैं जिनके खानदान का भी ठीक से कुछ मालूम नहीं होता। हमें लगता है कि लड़के के आगे पीछे कोई मौजूद नहीं है तो हमारी बेटी वहां राज करेगी, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कोई इज्जतदार घराने का लड़का ही हमारी बेटी को इज्जत दे सकता है। जिस सास ससुर के रिश्ते को हम अपनी बेटी के लिए बोझ समझते हैं, दरअसल वही लोग हमारी बेटी को इज्जत से अपने घर की चार दीवारी में जगह देते हैं। नए रिश्ते जोड़ते वक्त लड़के और लड़की के खानदान वालों को भी अच्छी तरह जान लीजिए। कहीं सफियान जैसा कोई घटिया मर्द आपकी बेटी की इज्जत को मिलिया मेट ना कर दे। और जब ऐसा हो जाता है तो बेटी की जिंदगी तो बर्बाद हो ही जाती है, साथ उसकी आहें बहुत सी नस्लों को तबाह कर देती हैं। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल इल्मी रूम को सब्सक्राइब करें।